मेरे प्रिय औद्योगिक संबंध से संबंधित सभी अधिकारियों और साथियों, आज मैं डोमेस्टिक इंक्वायरी पर विशेष रूप से बात कर रहा हूं ताकि आपके ज्ञान में और वृद्धि की जा सके। कारण है कि बहुत सारी डोमेस्टिक या डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज सीनियर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब विषयित होती हैं तो उद्योगों को बहुत नुकसान होता है। उससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि मैनेजमेंट को या औद्योगिक संबंधों से संबंधित अधिकारियों को, जो इंक्वायरी करने वाले हैं, इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, उनको, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स को सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने आज ये 8 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर फेयर डोमेस्टिक इंक्वायरी के लिए जो बनाए हैं वह आपकी अवश्य मदद करेंगे। इसके लिए मैं एक लिस्ट या आपके साथ वेरियस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें इंक्वायरी उस लेवल पर जाकर विषयित हुई। पहला केस है मदुरई देवाकोट्टाई ट्रांसपोर्ट वर्सेस लेबर कोर्ट, यह मद्रास हाई कोर्ट का केस है। दूसरा है विक्रम कॉटन मिल्स वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस लेबर कोर्ट, यह पटना हाई कोर्ट में डील हुआ केस है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उड़ीसा हाई कोर्ट का है। टीएमए पाई फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, यह सुप्रीम कोर्ट का केस है। रूप सिंह नेगी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हर आईआर से संबंधित अधिकारी को इसको पढ़ना और समझना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का केस है। नरेंद्र मोहन आर्य, यह भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। टाटा ऑयल मिल कंपनी लिमिटेड वर्सेस इट्स वर्कमैन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यह आईआर की नींव का एक पत्थर माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस बाल मुकुंद बैरवा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो ये वो केस हैं जिनसे आप डोमेस्टिक इंक्वायरी या घरेलू जांच संबंधित अपनी जानकारी को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपने ये 9 केस ठीक से समझ लिए तो फिर आप कभी ये गलती नहीं करेंगे। आइए गलतियां क्या होती हैं। सबसे पहले होती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम ईगो बना लेते हैं। तो किसी एम्प्लॉय ने गलती की है और उसकी आप डोमेस्टिक इंक्वायरी कर रहे हैं तो अभी तक गलती प्रूव नहीं हुई है, तो वह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वर्कर जो कह रहा है और मैनेजमेंट जो कह रही है, दोनों में गैप है। उस गैप को ही एनालाइज करना है, उसी को समझना है। तो सबसे पहला सिद्धांत है कि यह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यह कभी भी ईगो का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस लीड्स टू द इंक्वायरी एंड इंक्वायरी टू द ट्रुथ, सत्य को सामने लाना है, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बोथ द पार्टीज, एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय को भी, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देयर फैक्ट्स, डेटा, डॉक्यूमेंट्स। हर मामले में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ताकि दोनों अपनी बात को खुले से इंक्वायरी ऑफिसर के सामने रख सकें। नंबर तीसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, नेचुरल जस्टिस इज ए सिंबल और एक्सप्रेशन ऑफ यूजफुलनेस टू प्रिवेंट वन पर्सन फ्रॉम हियरिंग और बीइंग हर्ड फ्रॉम द अनदर। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में पूरा अधिकार दिया जाता है ताकि दोनों पक्ष अपनी बात को ठीक से, ठीक माहौल में, ठीक तरीके से और एक दूसरे को समझने वाली लैंग्वेज में रख सकें। बहुत सारे लोग यहाँ लैंग्वेज की गलती कर जाते हैं। वर्कमैन को इंग्लिश आती ही है, लोग इंग्लिश में बात करते हैं, या मैनेजमेंट इंग्लिश में डोमेस्टिक इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स को लिखती है, गलती हो जाती है। कोशिश हमेशा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह करनी चाहिए कि जिस उद्योग का वो केस है वहां जो लोकल लैंग्वेज है उसमें डोमेस्टिक इंक्वायरी सुनी जाए, उसी में ही लिखी जाए। तो यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो होना बहुत आवश्यक है। इसमें एक बात और रखनी चाहिए कि वर्कर को वर्कमैन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए।
हम बहुत सारी गलतियां ये करते हैं कि जो मैनेजमेंट के पास राइट्स हैं, सुविधाएं हैं, साधन हैं, वो वर्कमैन के पास नहीं है। उसको यदि किसी डॉक्यूमेंट को लाने में या किसी फैक्ट को इकट्ठा करने में टाइम लगता है तो उससे उचित टाइम दिया जाना आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट है, डू नॉट एग्जामिन एनी विटनेस इन द एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉय। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर या इंक्वायरी ऑफिसर इस चीज को करता है तो उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी विटनेस जो एम्प्लॉय है जिसके विरुद्ध जांच चल रही है उसकी एब्सेंस में ना किया जाए। एक बात यहां और भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स रोजाना हो वह रोजाना की रोजाना उसको पढ़ के साइन करा के एक कॉपी दी जाए, ताकि वह समझता रहे कि मैं कहां पहुंच गया, क्या क्या मेरे फेवर में या क्या क्या मेरे अगेंस्ट हो गया, मुझे क्या क्या पूछना है। नंबर नेक्स्ट है प्रोसीजरल फेयरनेस। जिस दिन से चार्जशीट दी जाती है और जिस दिन तक डोमेस्टिक इंक्वायरी खत्म होती है उस दिन तक का प्रोसीजर है। सबसे पहले चार्जशीट एम्प्लॉय को पढ़ के सुनाई जाए, लोकल भाषा में उसको बताया जाए कि इसका मतलब ये है, डोमेस्टिक इंक्वायरी हो रही है, इसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान रखने के हैं, ये सावधानियां बरतने के हैं, आप यदि नहीं आओगे तो एक्स पार्टी हो सकता है। रोजाना की प्रोसीडिंग्स लिखी जानी है, उस पर साइन होने हैं, पहले एम्प्लॉय को राइट मिलना है, उसी के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, विटनेस को क्रॉस करना है, उसी के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स को उसको देना है और उसको सारे को सत्यापित भी कराना है कि मैंने पढ़ा, मैंने समझा। पढ़ने से ज्यादा समझना आवश्यक है। तो ये कुछ प्रोसीजरल फेयरनेस है जो इंक्वायरी में इंक्वायरी ऑफिसर को ही करना आवश्यक होता है। तो इंक्वायरी ऑफिसर की यह ड्यूटी होती है कि वह प्रबंधन के साथ या एम्प्लॉय के साथ उन सब चीजों को करे जिसमें कहीं भी कोई प्रोसीजरल लैप्सेस ना रह जाए। नंबर नेक्स्ट है इम्पार्शियलिटी। इंक्वायरी ऑफिसर को 100% इम्पार्शियल होना चाहिए। उसको ना तो एम्प्लॉय से कोई लेना देना है ना एम्प्लॉयर से लेना देना है। उसको जो इंक्वायरी की प्रोसेस है, जो इंक्वायरी के फाइल पर डॉक्यूमेंट्स, डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही हैं, उनके बेस पर ही बात करनी है। उसके आगे पीछे ना किसी का फेवर करना है, ना किसी को पोक करना है, ना किसी फैक्ट को अवॉइड करना है, ना किसी फैक्ट को ज्यादा हाईलाइट करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे पार्शियलिटी प्रूव हो जाती है और जब इंक्वायरी विशिएट होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। नंबर नेक्स्ट है नो अल्टीरियर मोटिव्स। इंक्वायरी ऑफिसर, मैनेजमेंट और वर्कमैन, इंक्वायरी ऑफिसर वर्कमैन, इंक्वायरी ऑफिसर वर्सेस मैनेजमेंट, ये दो ऐसी लाइनें हैं जिनमें कहीं अल्टीरियर मोटिव्स मिल सकते हैं। इसीलिए इंक्वायरी ऑफिसर को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका कोई भी अल्टीरियर मोटिव उसमें ना जुड़ा हो, और उसको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मैनेजमेंट भी कोई अल्टीरियर मोटिव्स को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मुझे तो इंक्वायरी ऑफिसर की तरह यूज नहीं कर रही है। तो बहुत सारी चीजें आज की डेट में अल्टीरियर मोटिव्स को ध्यान में रखना आवश्यक है। फाइंडिंग्स या डेटा, फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, केवल फाइंडिंग्स उसी के बेस पर दी जानी चाहिए, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि इनमें फाइंडिंग्स देते वक्त एक तो जो प्रोसीजर में डिले है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, एम्प्लॉय नहीं आया एक्स पार्टी करते हैं तो फाइंडिंग्स में गलती करते हैं। उस टाइम उन्हें एक चीज लिखनी चाहिए कि मैंने पहले उसको रजिस्टर्ड डाक से इंफॉर्मेशन भेजी, फिर सफिशिएंट टाइम दिया, फिर उसको सुनने की कोशिश की, लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया, जितने कम्युनिकेशन के मीडिया हो सकते थे उन सबको फॉलो किया। वो सारी जो प्रोसीजरल डिटेल है, जो डेटा अवेलेबल है, वो सब फाइंडिंग्स में आना चाहिए। जो जो उसके खिलाफ चार्ज लगे थे, चाहे वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के हों चाहे वो और किसी के हों, वो सब जो जो प्रूव होने हैं वो स्पष्टतः ऑन रिकॉर्ड डेटा, फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो रिकॉर्ड पर चीज है वह अलग है और जो फाइंडिंग्स में लिखा है वह अलग है।
तो यदि हम इन 8 चीजों का ध्यान रखेंगे तो कभी कोई इंक्वायरी विशिएट नहीं हो सकती। गलतियां हम यही करते हैं कि इन 8 में कहीं ना कहीं या तो नंबर 1 हम ईगो बना लेते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में डिसाइड कर लें कि इन वर्कर के साथ तो मुझे ये एक्शन लेना है, जो गलत है। वो प्रेजुडिस अप्रोच है। आप जब डे 1 से प्रेजुडिस हो गए तो फिर आप डोमेस्टिक इंक्वायरी कभी फेयर कर ही नहीं सकते। तो आपको प्रेजुडिसनेस से बाहर निकलकर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को ऑनेस्टली इंक्वायरी में भाग लेना है। नंबर 2, इंक्वायरी ऑफिसर है, उसको एकदम फेयर रहना है। उसको एज ए क्यूसी जुडिशियल सिस्टम है, उसको एज ए जज जो उसको फाइल पर डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उन पर ही बात करनी है, उसके अतिरिक्त कोई बात नहीं करनी है। तीसरा, उसको यह सदैव ध्यान रखना है कि वर्कर की नॉलेज, इंफॉर्मेशन सदैव मैनेजमेंट के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि वह कम पढ़ा लिखा होता है या उसके रिसोर्सेज भी कम होते हैं, इन्फ्लुएंस भी कम होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम इंक्वायरी को और बेहतर बनाकर विशिएट होने से बचा सकते हैं। आज इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये मेरे वीडियो अवश्य पसंद आ रहे होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें लिखें अवश्य कि आपकी कोई जानकारी आपको अधूरी लगती है। आप मुझे मेरे ईमेल पर या मेरे फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकते हैं। मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर का पूर्ण प्रयास है कि हम लेबर लॉ से संबंधित सभी जानकारी साधारण लोगों तक साधारण से साधारण भाषा में पहुंचाएं और आपको एक एक्सपर्ट लेबर लॉ प्रोफेशनल बनाने में